रात देर तक की शादियां इंसान को थका के रख देती हैं। इस पर अगर शादी हाल शहर से दूर हो तो थका देने वाला सफर इंसान को कुफत में मुब्तला कर देता है। हम मियाँ बीवी बच्चे भी शादी की तकरीब से वापस लौट रहे थे। अनवर बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे थे, लेकिन गाड़ी ठीक से चल नहीं पा रही थी। अनवर को लगा जैसे टायर की हवा कम हो गई है। गाड़ी तेज स्पीड से जा रही थी कि अचानक से सामने से एक फकीर गाड़ी के सामने आ गया। अनवर ने ब्रेक पर पाँव पूरी कुव्वत से दबाया था। गाड़ी के टायर चरचराहट की आवाज से रुके थे। बच्चे पिछली नशिस्त पर सो चुके थे। मैं अनवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठी थी। अचानक से गाड़ी के रुक जाने पर मेरा सर गाड़ी की डैशबोर्ड से टकराते हुए बचा था। वो फकीर अब भी गाड़ी के सामने ही खड़ा था। मेरा दिल चाहा इस फकीर को खरी खरी सुना दूं। अगर ब्रेक लगाने में देर हो जाती तो वो गाड़ी से बुरी तरह से टकरा जाता। काले रंग का झोला पहने, हाथ में कशकोल लिए वो मेरी खिड़की की जानिब ही आया था। इसने इस अंधेरी रात में मेरी गाड़ी की खिड़की बजाई। इतनी देर में अनवर गाड़ी से नीचे उतर कर इस फकीर के पास चले गए। गुस्सा तो मुझे भी इस पर बहुत था। मैंने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकल गई। वो अपना कशकोल लिए अनवर से पैसे मांग रहा था। साहब जी, गरीब की हाली कशकोल में कोई सदका है रात डाल दो, मैं बहुत मजबूर हूँ। इसके उजड़े हुलिये को देखकर मैंने इसको डांटने का इरादा मुलतवी किया। अपने पर्स में से 500 का नोट निकालकर इस फकीर के खाली कशकोल में रख दिया। इसने पलटकर मुझे देखा तो कुछ पल के लिए देखता ही रहा, फिर कहने लगा, तुम वही हो ना? ये कहने के बाद वो मेरा 500 का नोट मुझे वापस देने लगा। कहने लगा, इसे अपने पर्स में रख लो, बस मुझे थप्पड़ मारो, मुझे पीटो। ये कहकर वो अपने बाल नोचने लगा, अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगा। इसका ये दीवानापन देखकर मैं डर कर अनवर के पास चली गई। मैंने कहा, अनवर आप यहाँ से वापस चले, न जाने ये कौन है, इस सन्नाटे में यहाँ रहना ठीक नहीं। अनवर भी मेरी बात समझकर गाड़ी में बैठ गए। मैं भी गाड़ी में बैठ गई। वो फकीर अभी भी खुद को मारे जा रहा था। अनवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा ली। न जाने वो फकीर कौन था, वो पागल था जो ऐसी हरकतें कर रहा था। अगले रोज मेरी मुलाजमा ने मुझसे कहा कि बाहर आपसे कोई मिलने आया है। मैं जब बाहर गई तो वही फकीर गेट के बाहर खड़ा था। इसे देखकर तो मैं डर सी गई थी। इसे कैसे मेरे घर का इल्म हुआ था? मैं बहुत खौफजदा सी हो गई थी। वो मुझे ही बड़े गौर से देख रहा था। मैंने खौफ के मारे गेट बंद करना चाहा तो इस फकीर ने आके हाथ करके दरवाजा बंद करने से रोका। इसके हाथ पर वो चीज देखकर तो मेरी रूह ही कांप उठी थी। मैं बहुत सीधी सादी आम सी लड़की थी। मुझे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं थी। दुनिया में क्या हो रहा था मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी मौज में रहती थी। कॉलेज से सीधा घर आती और घर से सीधी कॉलेज। घर आकर खाना खाकर सो जाती तो रात के खाने के वक्त उठकर अम्मी का हाथ बटा देती। हम दो ही बहनें थी। मैं छोटी थी। बड़ी बहन की मंगनी हो चुकी थी। 1-2 साल में शादी होनी थी। मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, मगर अम्मी अब्बू को बहुत शौक था मुझे पढ़ाने का, इसलिए मेहनत करके पास हो जाया करती थी। इसी तरह मेरे दिन गुजर रहे थे कि एक दिन दोस्तों के साथ कॉलेज से वापस आ रही थी कि एक लड़का खड़ा मुझे ही घूर रहा था। मैंने भी इसे देखा और नजरअंदाज करके वहां से गुजर गई। अगले दिन फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा नजर आया। मैंने इसे देखा, देखने में ठीक ठाक था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर वो लड़का रोज वहां खड़ा नजर आता। मुझे भी इसकी आदत हो गई थी। कहता कुछ ना था क्योंकि मेरी सहेलियां भी मेरे साथ होती। एक दिन मेरा एक पीरियड रहता था तो जल्दी से निकल आई। मुझे बुखार महसूस हो रहा था। घर ज्यादा दूर नहीं था तो मैं पैदल ही आती थी। वो लड़का कॉलेज से दूर खड़ा मुझे नजर आया। मैं चलती गई। इसने मुझे अकेले आता देखकर मुझे रोका। सुनो, इसने कहा तो मैं रुक गई। मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या है? कौन हो तुम और रोज क्यों मेरे रास्ते में खड़े होते हो? वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे लिए। मैं घबरा गई। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ सायरा। मैं हैरत में पड़ गई। वो तो मेरा नाम भी जानता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? इसने कहा, नाम जानना कौन सा मुश्किल काम है, मैं तो तुम्हारे घर का पता भी जानता हूँ। ये सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैंने डरते हुए पूछा कि तुम क्या चाहते हो? वो बोला, सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींदें उड़ गई हैं, मेरा चैन खो गया है और मैं चाहता हूँ मेरी मोहब्बत का जवाब तुम भी मोहब्बत से दो। ये सुनकर मैं रुकी नहीं कि कहीं कोई देख ना ले।
चलने लगी। वो पुकारता ही रह गया, रुको तो। लेकिन मैं भागती हुई घर आ गई। घर पहुंचकर दवाई ली और सो गई। रात को तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैं इसी लड़के के बारे में सोचने लगी। इसने अपना नाम आमिर बताया था। इसको सोचते हुए दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि कोई लड़का मुझ में इतनी दिलचस्पी ले रहा था और मुझे बुरा भी नहीं लग रहा था। फिर रोज ही वो रास्ते में मिलता, मुस्कुराता, इशारे से सलाम करता और मैं शर्मा जाती। कुछ दिन बाद वो मुझे खत देने लगा और मैं घर आकर इसके खत पढ़ती, फिर छुपा कर रख देती। फिर मैं भी इसे खत के जवाब लिखकर देने लगी। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। हाँ, मैं इससे मोहब्बत करने लगी थी। पहली मोहब्बत का ये एहसास मुझे पूरा दिन सरशार किए रखता। हम रास्ते में रोज एक दूसरे को देखते थे और बातचीत खत किताबत के जरिए होती थी। एक दिन इसने खत में लिखा कि हम कब तक आखिर खत ही लिखते रहेंगे, अब मिलो मुझसे, हम दोनों को कहीं मिलना चाहिए। मैंने इसके जवाब में लिखा कि मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर ये मुमकिन नहीं, हम पकड़े जाएंगे। इसने लिखा तुम आज कॉलेज आ जाना, वहां से मेरे साथ चलना, फिर मैं तुम्हें छुट्टी के वक्त कॉलेज छोड़ दूंगा। मैं मान गई। अगले दिन मैं कॉलेज के लिए निकली तो वो कॉलेज के करीब खड़ा अपनी बाइक लेकर मौजूद था। इधर उधर देखा और इसकी बाइक पर बैठ गई। वो मुझे एक पार्क में ले गया। वहां मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता रहा। कई वादे किए, बहुत कस्में खाई और कहा कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। इसकी शिद्दतों को देखकर मुझे खुद पर रश्क आने लगा। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं ये सोचा था कि कोई लड़का मेरी जिंदगी में आएगा और बेतहाशा मोहब्बत करेगा। मैं बहुत खुश थी। इस दिन घर आकर बार बार मुस्कुराती, इससे बात किए बिना रह नहीं पाती। बस वही मुझे हर जगह नजर आता। घर में किसी को इसके बारे में नहीं बताया था। फिर अक्सर हम मिलने लगे, पहले पार्कों में, फिर होटल में, और एक दिन वो मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले आया। मैं घबरा कर बोली, आमिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो बोला, तुम अंदर तो चलो। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले आया। ये एक छोटा सा एक कमरे का फ्लैट था जहाँ वो मुझे लाया था। मोहब्बत और लगावट भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, मैं बहुत जल्द घर वालों को तुम्हारे घर भेजूंगा। और फिर मैं भी इसकी बातों में आकर अपना आप तक गवा चुकी, क्योंकि मैं इसकी मोहब्बत में बहुत मजबूर हो गई थी। इसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था मेरे पास। घर आकर मैं बहुत रोई और पछताई कि ये मैंने क्या कर दिया। मैं किसी के प्यार में इस हद तक कैसे जा सकती हूँ। लेकिन अगले दिन आमिर ने फिर मुझसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाकर सब कुछ भुला दिया। कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिस्म बेजान सा हो रहा था। एक दिन कॉलेज में चक्कर आया और मैं गिर गई। मेरी दोस्त मुझे करीब के क्लिनिक में जबरदस्ती ले गई, जहां मेरे चेकअप के बाद डॉक्टर ने मुझसे हस्बैंड का नाम पूछा तो मेरे होश उड़ गए और मैंने सहेली की तरफ देखा। मेरी सहेली बोली, डॉक्टर साहिबा ये तो कवारी है, शादीशुदा नहीं है। ये सुनकर डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, तो फिर ये बच्चा किसका है? बच्चा? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। ये सुनकर सर घूम गया। डॉक्टर क्या कह रही थी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी सहेली फर्राह मुझे क्लिनिक से बाहर ले आई और बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। मेरी हालत देखकर मुझसे और कुछ नहीं पूछा और तसल्ली देते हुए बोली, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इस राज को राज ही रखूंगी। इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करूं। इसने मुझे घर तक छोड़ा और चली गई। घर पहुंचकर मैं अपने बिस्तर पर गिरकर बहुत रोई कि ये क्या हो गया मुझसे। अब मैं किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी, अपने घर वालों से क्या कहूंगी। तो इस वजह से मेरी तबीयत इतने दिन से खराब थी। दिमाग फट रहा था, सोच सोच कर आगे क्या होने वाला है। अगले दिन मैं आमिर से मिली और इसको सारी बात बताई। वो बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, कहने लगा, घबराओ नहीं, मैं बहुत जल्द अपने घर वालों को भेजूंगा। तुम अपने घर में बात करो, वो ना माने तो हम भागकर शादी कर लेंगे। वो फिर से मुझे ख्वाब दिखाने लगा। इस दिन मैंने कॉलेज में फर्राह को सब कुछ बता दिया कि मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ। हम छुप छुप कर मिलने लगे थे और ये बच्चा इसी का है। अब बताओ मैं क्या करूं? वो कहने लगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बस तुम इस लड़के से कहो कि जल्द अज जल्द तुम्हें ब्याह कर ले जाए, वरना बहुत बुरा होगा। अभी इस बच्चे के बारे में कोई नहीं जानता, अगर कुछ महीने गुजर गए तो छुपाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने इसे बताया कि इसने अपने घर वालों को भेजने का कहा है। आज मैं घर में बताऊंगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। घर आकर मैंने अम्मी को बताया, अम्मी मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ, इससे शादी करना चाहती हूँ, तो वो लोग रिश्ता मांगने आना चाहते हैं। अम्मी ये सुनकर बहुत गुस्सा हुई कि अब तुम खुद लड़का पसंद करोगी, ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। खबरदार जो कोई वहां से आया, मना कर दो इन्हें।
अभी तुम्हें आगे पढ़ना है, शादी के चक्कर में नहीं पड़ना। हम देखभाल कर अच्छा रिश्ता ढूंढकर तुम्हारी शादी करेंगे। मैंने मुंह खोला तो अम्मी बोली, बस मुझे अब कुछ नहीं सुनना। वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। अब मैं क्या करती। दूसरे दिन आमिर को बताया तो वो सोचते हुए बोला कि अब भागने के अलावा कोई चारा नहीं। तुम उम्मीद से ना होती तो इंतजार कर लेता, लेकिन अब ऐसी हालत में कोर्ट मैरिज ही वाहिद हल है इस मसले का। तुम ऐसा करो, आज रात अपना जरूरी सामान लेकर तैयार रहना। हम रात को भागकर सुबह कोर्ट में शादी कर लेंगे। मैं इसकी बात मानती नहीं तो क्या करती। बदनामी वैसे भी मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। इस रात मैंने अपना जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला और सबके सोने का इंतजार करने लगी। जब सब सो गए तो हिम्मत करके बैग उठाया और चोरी से निकल आई। बाहर नुक्कड़ पर आमिर बाइक लिए मेरा इंतजार कर रहा था। मैं बाइक पर बैठकर इसके साथ निकल आई। बहुत दूर बाइक इसने एक बंगले के पास रोकी और मुझे अंदर आने को कहा। मैंने पूछा कि ये घर किसका है। वो बोला कि इसके दोस्त का घर है, आज रात हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मैं अंदर दाखिल हुई, वहां बहुत सारी लड़कियां थी और मर्द हजरात भी थे। राहदारी से गुजर कर वो एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में लेकर आया और वहां एक खर्रांड किस्म की औरत बैठी थी। 5 बार ही थी। ले आई लड़कियां आमिर। औरत आमिर से बोली, देख लो। आमिर कमीने बंद से मुझे देखते हुए बोला, मेरे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। मैं जो हैरान परेशान खड़ी थी, कभी इस औरत को कभी आमिर को देख रही थी जो औरत से पैसे वसूल कर रहा था। मैं चिल्लाई, ये सब क्या है और तुम इस औरत से किस चीज के पैसे ले रही हो। आमिर पैसे लेकर बिना बात किए चलता बना। मैं इसके पीछे लपकी तो एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया। औरत उठी और बोली, वो तुम्हें बेचने आया था। मेरा रंग फक हो गया। मैंने नफी में गर्दन हिलाई। वो बोली, तुम्हारा सौदा करके चला गया है वो, अब तुम मेरी कोठी की रौनक हो, जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे तुम। इसने मेरे सर पर धमाका किया। मैं चिल्लाने लगी, नहीं छोड़ो मुझे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। इन लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, जहाँ चीख चीख कर और रो रो कर मेरी हालत गैर हो गई थी। आमिर ने मुझे बरगलाकर मुझे धोखा दिया। औरत बता रही थी कि वो पहले भी 2 लड़कियां इसको बेच चुका है। मेरे साथ धोखा हो चुका था, इज्जत भी गंवा चुकी थी अपनी, और अब ये कोठे की जिल्लत इस गंदगी में नहीं रह सकती थी। मैंने दरवाजे को बहुत पीटा, आवाजें दी, मुझे जाने दो, मगर वो लोग ऐसी चीखों पुकार के आती थे। किसी ने नहीं सुनी मेरी आवाज, थक हार कर मैं चुप हो गई थी। इस औरत का खास चमचा और लड़कियों का दलाल, जिसका नाम अशरफ था, मेरे लिए खाना पानी देकर जाता रोज और मुझे समझाता कि जिद ना कर, बात मान ले। कभी कभी मुझे मारता भी था। आज भी खाना लाया, मैंने चुपचाप खाना खा लिया और इससे कहा कि मुझे बाहर आने दो, मेरा दम घुट रहा है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा करूंगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और मुझे खाना खाने के बाद बाहर ले आया। वो औरत भी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और एक लड़की जिसका नाम जीनत था, इसे बुलाकर कहा कि सायरा को सब कुछ सिखा दे, इसका हुलिया दुरुस्त कर, खाने पीने का ख्याल रख, ये उम्मीद से है। जीनत बहुत अच्छी लड़की थी, मेरा बहुत ख्याल रखती। चंद दिन में इससे मेरी दोस्ती हो गई। वो भी हालात का शिकार होकर यहाँ तक पहुंची थी। मेरी तरह इसने अपना किस्सा मुझे सुनाया था। इसने मुझसे कहा कि तुम किसी तरह यहाँ से भाग जाओ। मैंने इसे कहा कि क्या ये मुमकिन है। मेरी आंखों में चमक आ गई। इसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे अपनी तरह इस कोठे में बाजारी औरत नहीं बनने देगी, मौका देखकर मुझे निकाल देगी। इसकी बातें सुनकर कुछ तसल्ली हुई, मगर अशरफ के होते हुए ये कैसे मुमकिन था। वो हर लड़की पर कड़ी नजर रखता था, लेकिन एक दिन एक नई लड़की आई थी और अशरफ की सारी तवज्जो इसकी तरफ थी। सीनत ने चोरी से गेट के ताले की चाबी बनवा ली थी और अशरफ के कमरे में जाकर इसके पानी के अंदर नशा आवर दवा भी मिलाई थी। आज तुझे यहाँ से हर हाल में निकलना है, जीनत बोली। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ, मैं घबरा कर बोली। दुनिया बहुत बड़ी है, बस हिम्मत करनी होगी, पनाह भी मिल जाती है। इस जगह से तो अच्छी जाए पनाह मिल ही जाएगी तुम्हें, जीनत बोली। मैंने सर हिलाकर इसकी बात की तायीद की। ये वो जगह थी जहाँ पर रात में दिन होता था। सुबह हर कोई थक के कुछ घंटों के लिए सो जाता था। यहाँ रात को निकलना नामुमकिन था। इसलिए जीनत ने सुबह सवेरे मुझे निकालने का प्लान बनाया और सब सो रहे थे। मैंने अपना सामान उठाया और दबे पांव जीनत के साथ गेट तक आई। इधर उधर देखते हुए जीनत ने ताला खोला और मुझे गले लगाकर वहां से बाहर निकलने का कहा। ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी जीनत, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। ये कहकर मैं वहां से निकली।
जीनत ने फिर से ताला लगा दिया। जीनत ने कुछ पैसे भी दिए, ये कह कर के तुम्हारे काम आएंगे। मैं अब घर नहीं जा सकती थी। मैं इसी डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और डॉक्टर साहबा भी पहुंच गई थी। मुझे देखकर उन्होंने पहचान लिया। मैंने इनसे कहा कि मैं बच्चा जाया करवाना चाहती हूँ। वो मेरा किस्सा सुनकर बोली, ये गुनाह का काम मैं नहीं करूंगी, और मुझे अपने घर ले गई। बहुत नफीस खातून थी, मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी शादी अपने छोटे भाई अनवर से कर दी। सब कुछ जानते हुए कहा कि अनवर से अपने माजी का कोई जिक्र मत करना, मैं सब देख लूंगी। मैं बहुत खुश थी। अनवर को कुछ नहीं बताया, ये तक नहीं बताया कि ये बच्चा इसका नहीं है। बच्चा 7वें महीने में पैदा हुआ है इसके मुताबिक। वो बहुत अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। बेटा 1 साल का हो चुका था जब इस दिन मैंने सोचा कि इस फकीर को अनवर से मिलवा दूं। इसलिए मैंने इस फकीर से कहा कि कल आना। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या बात करना चाहता है। आखिर मुझसे अगले रोज वो अनवर की मौजूदगी में आ गया। मैंने गेट खोलकर इसे अंदर आने के लिए कहा। अंदर आया तो मेरी नजर इसके कपड़ों में छुपे हाथ पर पड़ी, जिसमें वही घुंघरू की पट्टी बंधी हुई थी जो अशरफ के हाथ में बंधी हुई होती थी। मेरा दिल बंद होने लगा था, ये जान कर कि ये कमीना फकीर अशरफ है। अनवर ने इससे पूछा कि क्यों मेरे घर के चक्कर लगाते हो और क्या कहना चाहते हो। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे मदद चाहिए। मुझे पसीने आ रहे थे। वो मेरे बारे में अनवर को बताने वाला था। कैसी मदद? अनवर ने पूछा। मैं अपने माथे पर आया पसीना पोंछती जा रही थी तो वो बोला, बहुत गरीब हूँ सरकार, मुझे किसी काम पर रख लो। अनवर ने कुछ पैसे देकर इसे चलता किया। ये कह करके काम हुआ तो रख लूंगा। अगले दिन अनवर के जाते ही मैंने इसे गेट खोलकर पूछा, क्या चाहते हो? इसने कहा कि वो कोठा छोड़ चुका है, इसे पैसे चाहिए। मैंने इसे पैसे दिए। वो कहने लगा कि वो जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आया था। वो मुझे अनवर के साथ एक बाजार में देख चुका था। वहीं से इसने मेरा पीछा किया और मेरा घर भी देख लिया। और इस वक्त गाड़ी के टायर से हवा भी इसी ने कम की थी। और अगर मैं इसे पैसे देने से इनकार करूंगी, वो अनवर को सच्चाई बताएगा। ये सुनकर मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मेरी जिंदगी अशरफ की सच्चाई से बर्बाद हो सकती थी। और अब वो हर दफा फिर आ जाता पैसे मांगने। मैं इसे बहुत बार पैसे दे चुकी थी। ना देती तो अनवर को सब कुछ बता देता। इसे कैसे छुटकारा हासिल करूं? मेरे जहन में इसको मार डालने के अलावा कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती थी। लेकिन अब की बार इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी, ये सोच लिया और इसको पैसे नहीं दिए। वो धमकियां देता रहा, लेकिन मैं अब इसके खौफ से निकल आई थी कि कब तक इस खौफ में जीती रहूंगी। अगले दिन वो फिर आ गया। मुझे बताया कि अनवर को बता चुका हूँ कि तुम क्या हो। ये सुनकर मुझ पर कपकपाहट तारी हो गई। मैं अपना बदला ले चुका हूँ, अब क्या करोगी? वो ये कहकर हंसने लगा कि इसी वक्त पुलिस लेकर अनवर वहां पहुंच गए। पुलिस अशरफ को गिरफ्तार करके चली गई। अनवर मेरे साथ अंदर आ गए और मैं सर झुकाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो मेरी तरफ देखते रहे, फिर बोले, खतीजा, मैं सब कुछ पहले दिन से ही जानता था। ये सुनकर मैंने सर उठाया तो बोले, हाँ, मेरी बहन ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मुझे तुम अच्छी लगी, तुम अच्छी लड़की थी, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं तुम्हें इसकी सजा क्यों देता? तुम इस वक्त नादान थी, तुम्हें पूरा हक था कि तुम भी अच्छी जिंदगी जियो। मुझे तुम्हारे माजी में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम मेरी अच्छी शरीक हयात साबित हुई। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, बस इतना याद रखना और हमेशा मेरा साथ देना। मैं इनकी मकरूज हो चुकी थी, इनके एहसान की, इनकी मोहब्बत की, मेरी किसी नेकी का सिला थी। मुझे याद नहीं आ रहा था, जितना शुक्र अदा करती इतना कम। मैंने सुकून भरी सांस लेकर अनवर की तरफ देखकर सोचा, अच्छे और अजीम लोग आज भी मौजूद हैं दुनिया में, जैसे ये भाई बहन। मगर ऐसे अजीम लोग हर किसी को नहीं मिलते। मगर मेरी तो खुशनसीबी कि मैं जमाने भर की ठोकरें खाने से बच गई। मगर मेरी इन तमाम लड़कियों से गुजारिश है कि जवानी में कोई ऐसी गलती ना करें जो आपके वालिदैन का सर शर्म से झुका दे और आप खुद भी तमाम उम्र रुसवा होकर रह जाएं।